हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो भारत के जितने भी पर्वत पहाड़ वहाड़ जहाँ भी नदी उदी निकलते हैं वो सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक एक पर्वत को, एक एक पहाड़ को पढ़ेंगे, उसके शिखर को पढ़ेंगे, ऊपर से लेकर दक्षिण तक एकदम जितने भी हैं, पूरब पश्चिम सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही विस्तार से समझेंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है। आपके घर के बगल में अगर किताब दुकान है तो आप इस तरीके के पेज ला सकते हैं और इसी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपको एक बार ड्रॉ कीजिएगा तो आपको और ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और साथ ही साथ मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार किया है, जो कि स्क्रीनशॉट लेने में या फिर आपका रिवाइज़ करने में आपको आसानी पड़ेगी। और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए, हर एक चीज़ का मैंने बहुत ही विस्तार से छोटे छोटे शब्दों में लिखा है, जो कि हर एक पर्वत के बारे में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपका, देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो हिमालय को पढ़ना है, यानी ऊपर वाले जितने भी भाग हैं ये आपका हिमालय का ही हिस्सा है, उसको पढ़ना है। फिर मध्य में जितने भी पर्वत है, यानी कि यहाँ पर आपका आरावली पर्वत हो गया, सतपुड़ा उत्पुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, वो सभी चीज़ों को पढ़ना है। और साथ ही साथ आपका दक्षिण के भी पर्वत को पढ़ना है, यानी कि नीचे में आप देखिएगा तो आपका नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया आपका, फिर के पाल घाट दर्रा, सेन घाट दर्रा, आपका थाल घाट, भोर घाट, ये सभी क्या हैं, सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हिमालय का निर्माण आखिर होता कैसे। अगर मान लीजिए कि हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं पढ़ना, तो हिमालय जो है पूरा हिमालय का ही एरिया है, तो ये आखिर निर्माण हुआ कैसे है। तो इसके लिए एक थ्योरी दिया गया है, जिसको सिद्धांत भी बोलते हैं। जैसे आपका पृथ्वी जो निर्माण हुआ है, तो पृथ्वी को निर्माण के किस तरीके से हुआ है उसके लिए एक थ्योरी दिया गया है, जिसे बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। उसी तरीके से आपका जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, तो इसमें दो लोगों ने बताया है, जिसमें आपका एक है कोबर और एक है मैकेंजी। दो लोगों ने अपने अपने थ्योरी दिया है। तो कोबर क्या कहते हैं, भू संश्लेषक सिद्धांत। भू संश्लेषक सिद्धांत क्या है, तो देखिए इसने बताया है ना कि ये जो है ये पहाड़ वाला एरिया था और ये भी आपका पहाड़ वाला एरिया था, और बीच में ये आपका जो ये कलर में जो है ड्रॉ मैंने किया है वो पूरा गड्ढा था, और वो उसमें आपका टेथिस सागर था। ठीक है, यानी कि ये पहाड़ है और यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ पर आपका टेथिस सागर है। ठीक है, टेथिस सागर है क्या, और इधर से क्या होता था, ऊपर से नदी आके टेथिस सागर में गिर जाता था, और आपका इधर से भी नदी आके टेथिस सागर में गिर जाता था। जिस कारण से जो नदी है वो सिर्फ पानी ना लेकर के वो आपका मट्टी उट्टी जितने भी कचरा उचड़ा बहुत सारी चीज़ों को लेके आते हैं। तो जिस कारण से वहाँ पर ये आपका गड्ढा हो धीरे धीरे मतलब कि जमा होते होते भरते भरते गड्ढा मिट्टी उट्टी से कचरा उचरा से भरते भरते क्या हुआ कि वो वहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ, एकदम नीचे टाइप से बहुत ज़्यादा दबाव हुआ, जिस कारण से वो ऊपर उठ गया, जिस कारण से वहाँ का हिमालय का निर्माण हो गया। ये आपका कोबर भाई साहब ने कहा था। लेकिन मैकेंजी का क्या कहना है, ये आपका प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, इसने भी बताया था कि क्या है, बीच में जो है वो आपका टेथिस सागर है, और ये जो है एक प्लेट था। ये जो भारत है वो तो आपका अफ्रीका से टूट के और यहाँ पर आया है। तो ये आपका अफ्रीका जो आपका गोंडवाना लैंड वाला भाग था, तो वहाँ से जब ये आते आते, और ये आपका पर्वत वाला मतलब कि आपका प्लेट था, तो यहाँ से जब टकराया ना तो ऊपर ऊपर उठ गया। तो दोनों तरफ से कोई भी चीज़ टकराएगा तो ऊपर ऊपर उठ ही जाएगा, तो ऊपर ऊपर उठ के और ये आपका हिमालय का निर्माण हुआ। तो दो लोगों ने, आपका मैकेंजी और कोबर ने क्या क्या कहा उसको आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हिमालय जो है उसको हम लोग पढ़ने के लिए मतलब कि समझने के लिए, देखिए हिमालय जो है ऊपर से नीचे भी है और इधर पूरब से पश्चिम भी है। तो हम लोग दो तरीके से हिमालय को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पूरब से पश्चिम को पढ़ते हैं, काहे कि आपका मतलब पश्चिम से पूरब को पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका 4 भागों में बटा हुआ है बहुत आसान तरीके से। तो देखिए जो आपका पश्चिम से पूरब को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय आता है, पंजाब हिमालय। ये आपका 560 किलोमीटर लंबा है। यह आपका सिंधु से सतलज नदी के बीच में है, यानी ये आपका देखिए ये आपका सिंधु नदी है। ये कौन सा नदी है, तो सिंधु नदी। और उसके बाद है ये आपका सतलज नदी। ये कौन सा नदी है, सतलज नदी। तो सिंधु से सतलज के बीच में जितना भी पर्वत रहेगा ना, वो आपका क्या कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो पंजाब हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय हो जाएगा, पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी तक जितने भी पर्वत हैं वो सभी पंजाब हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद है
देखिए कुमायूं हिमालय, तो कुमायूं हिमालय का जो है वो आपका 320 किलोमीटर है सतलज से काली नदी। अब भाई काली नदी कहाँ पर है, तो देखिए ये आपका जो है ये काली नदी है, ये आपका पूरा नेपाल है और ये आपका भारत है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर बनाता है वो आपका काली नदी बनाता है, ठीक है। तो काली नदी और सतलज नदी ये दोनों के बीच में जितना भी पर्वत मिलेगा ना वो आपका कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो कुमायूं हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। उसके बाद है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय जो कि 800 किलोमीटर है, ये सबसे लंबा हिमालय है आपका नेपाल हिमालय, जो कि काली नदी से तीस्ता नदी तक। तो देखिए हम लोगों ने काली नदी को देखा। उसके बाद ये आपका तीस्ता नदी, देखिए आपका सिक्किम वाला एरिया है, सिक्किम यहाँ पर गंगटोक है और गंगटोक से ही आपका निकलता है तीस्ता नदी। यानी कि यहाँ से काली नदी से यहाँ तक जितने भी पर्वत आपको मिलेंगे वो सभी आपका कौन सा हिमालय हो जाएगा, तो नेपाल हिमालय हो जाएगा। कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। उसी प्रकार चौथा है आपका असम हिमालय जो कि 720 किलोमीटर है। ये आपका तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक के जो बीच वाले भाग है, यानी कि आपका देखिए ये तीस्ता नदी और ये आपका हो गया दिहांग नदी, ठीक है। तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जितना भी पर्वत होगा आपका वो सभी असम हिमालय का भाग हो जाएगा। तो ये चार आपका पश्चिम से पूरब जो है वो चार हिमालय थे, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे आते हैं हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर। कहाँ, तो उत्तर से दक्षिण। तो देखिए ये आपका उत्तर हो गया, नीचे जाइएगा तो दक्षिण, यानी आप एक एक क्रम में यानी कि एक एक लाइन जो दिया हुआ है वो सभी चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का जो उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले आता है आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ आता है, एक काराकोरम श्रेणी, एक लद्दाख श्रेणी, एक जास्कर श्रेणी। तो आइए देखते हैं कि देखिए ये आपका काराकोरम श्रेणी है, ये आपका लद्दाख श्रेणी है, ये आपका जास्कर श्रेणी है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों किसका भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। कौन से हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। यही काराकोरम श्रेणी जब आपका ये तिब्बत वाला एरिया, ठीक है, तो यही काराकोरम श्रेणी जब भारत से निकल के तिब्बत वाला एरिया में पड़ता है, यहाँ पर लंबा जाएगा, तो वो आपका जो कैलाश पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। यानी तिब्बत वाला एरिया, यही काराकोरम श्रेणी जब तिब्बत में आएगा ना तो उसी को कैलाश पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है केटू, जिसको गाडविन आस्टीन बोलते हैं, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि 8611 मीटर है। तो देखिए ये आपका काराकोरम श्रेणी है और यहीं पर आपका देखिए केटू, ठीक है, क्या है, केटू, जो कि 8611 मीटर है और ये आपका भारत का, पूरा भारत का सबसे लंबा है, भारत का सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल में है, इसीलिए ये आपका हिमालय का मतलब कि आपका भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का हिस्सा आपका केटू है। लेकिन अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा तो केटू जो है ना ये आपका पीओके वाला एरिया है। पीओके क्या होता है, तो इसको बोलते हैं पाक अधिकृत क्षेत्र, यानी पाकिस्तान क्या किया है, इसको लड़ाई झगड़ा करके गैर कानूनी तरीके से ये वाला एरिया यानी कि ये वाला पूरा एरिया है वो कब्जा कर लिया है और वहीं पर आपका केटू है। तो यानी कि वो अगर ऐसे मतलब कि देखा जाए तो यहाँ पर उसी का सेना है। तो ये अगर पूरी भारत का हिस्सा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका पीओके वाला एरिया है। अगर बोलेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, एकदम ओरिजिनल भारत में सबसे ऊंचा पर्वत जो हम लोग का हिस्सा है, तो ये आपका कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। कौन सा, तो कंचनजंगा, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग केटू के, तो केटू जो है वो काराकोरम श्रेणी में है। उसके बाद है हम लोग का लद्दाख श्रेणी। कौन सा है, लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी में आपका खारदुंगला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, खारदुंगला दर्रा। अब बात करें कि दर्रा क्या होता है, तो दर्रा यानी कि दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है, यानी कि बहुत सारे नदियाँ क्या होते हैं पुराने समय में मतलब बहते थे, अब फिर क्या हुआ, वो सूख गया, तो जिस कारण से वो रास्ता का निर्माण कर देता है और वही रास्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, जो कि बहुत चौड़ा और उसमें रोड भी बनाया जाता है, गाड़ी उड़ी आदमी से मतलब सब पार उर होता है। और यहाँ मतलब कि कोई भी पर्वत को पार करने के लिए, श्रेणी को पार करने के लिए हम लोग दर्रा का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट देखा जाए तो जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी देखिए ये आपका ये है, इसमें आपका बहुत सारे दर्रे हैं, जिसमें आपका ये आपका जोजिला दर्रा है, ये आपका बारालाचा दर्रा है, ये आपका सिपकिला दर्रा है। तो देखिए जोजिला जो दर्रा है वो आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। देखिए अब बात करें श्रीनगर कहाँ है, तो देखिए ये जो है इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। अब बात करें घाटी क्या होता है,
ठीक है। दर्रा तो आपने समझ लिया, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को। अब घाटी क्या होता है, तो दो पहाड़े के बीच का जो एकदम बराबर वाला स्थान होता है ना, मतलब पूरा एकदम बराबर टाइप से शहर टाइप से मतलब बसाया जा सके, उस टाइप से एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। तो यहाँ आपका कश्मीर, ये आपका कश्मीर है, तो ये आपका कश्मीर घाटी है। और यहीं पर आपका श्रीनगर है, यहीं पर आपका श्रीनगर है। डल झील, वुलर झील जो कि मीठे पानी की झील, भारत की सबसे मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो डल झील, वुलर झील, और यहीं पर आपका श्रीनगर है। तो देखिए श्रीनगर से हमको जाना है लेह, ये आपका है लेह, ये आपका सिंधु नदी है, और ये आपका सिंधु नदी के सटल में ही आपका लेह है। तो लेह, तो श्रीनगर से हमको लेह जाना है, तो यही रास्ता से अपनाएंगे, यही रास्ता से जाएंगे। तो यही आपका है जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका हो गया बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा जो कि आपका बारालाचा दर्रा चेनाब नदी जो है यहीं से गुजरता है। चेनाब नदी जो है मतलब कि इसका उद्गम स्थल जो है वो आपका बारालाचा दर्रा से है, यहीं से आपका चेनाब नदी निकलता है। उसी प्रकार ये आपका सिपकिल्ला दर्रा है, सिपकिल्ला दर्रा जो कि आपका सतलज नदी निकलता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया हम लोग का ट्रांस हिमालय का हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया, जो कि उसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी होता है, और वो तीनों में बहुत सारे दर्रे थे। और देखिए काराकोरम श्रेणी में मैंने एक चीज़ नहीं बताया कि ये आपका है काराकोरम दर्रा। ठीक है, यह काराकोरम दर्रा, यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर में सुनते होंगे कि बहुत बार लड़ाई उड़ाई होते रहता है। तो वो क्यों होता है, तो देखिए ये आपका हो गया चीन वाला एरिया, तिब्बत उब्बत। तो यहाँ से क्या करता है कि सेना घुस जाता है और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, और यहीं पर पूरा लड़ाई पिट होता है। इसीलिए सबसे ऊंचा जो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर बहुत लड़ाई उड़ाई होते रहता है, यहाँ सेना हमेशा तैनात रहता है, जिस कारण से हम लोग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का ये हो गया ट्रांस हिमालय ख़त्म। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सर्वोच्च या बृहद हिमालय। तो सर्वोच्च या बृहद हिमालय क्या है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक के भाग को क्या बोलते हैं, सर्वोच्च या बृहद हिमालय। क्या बोलते हैं, सर्वोच्च या बृहद हिमालय। बृहद मतलब क्या, सबसे बड़ा। तो इसका जो औसत ऊंचाई है ना, वो आपका 6000 मीटर है। कितना, 6000 मीटर, मतलब समझिए 6 किलोमीटर खाली ऊंचा खड़ा एकदम, मतलब कि ऐसे अगर खड़ा पूरा बोला जाए तो 6 किलोमीटर आपका खाली ऊंचा है। अधिकतर पर्वत, अधिकतर आपको मिलेगा 6000 मीटर। तो इसीलिए सबसे ऊंचा पर्वत जितना भी है वो आपका यही आपका बृहद हिमालय में ही है, जिसमें आपका देखा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका यहीं पर है। देखिए आपका माउंट एवरेस्ट जो है, देखिए इसी में सटल है ना माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट भी यही है। अन्य और भी पर्वत है, जैसे आपका कंचनजंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेट, नामचा, बरवा, ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट आपके पर्वत है जो कि बृहद हिमालय में है, जो कि आप इसको याद रख सकते हैं। और भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है आपका कंचनजंगा। ठीक है, मैंने ये चीज़ बताया था कि हिमालय का अगर सबसे ऊंचा भारत में पर्वत बोला जाए तो वो आपका कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम तो हम ही लोग का हिस्सा है, इसको हम लोग 7 सिस्टर +1 बोलते हैं, यानी 8वां इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप गूगल सर्च करके, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। चलिए, अब उसके बाद हम लोग सर्वोच्च हिमालय हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, तो लघु या मध्य हिमालय जो है, इसमें टोटल 5 श्रेणियाँ बेसिक चीज़ें हैं, जो कि 5 श्रेणियाँ हम लोग खास करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका पीर पंजाल श्रेणी। कौन सा है, पीर पंजाल, फिर धौलाधार, मसूरी, महाभारत और नागटिबा। आइए मैप में देखते हैं। तो देखिए ये देख रहे होंगे कि पीर पंजाल श्रेणी है, ये जो हरा वाला है ना। देखिए लघु हिमालय जो है ना, वो छोटा छोटा करके अलग अलग भागों में बटा हुआ है, तो सभी का अलग अलग नाम है। ये आपका पीर पंजाल श्रेणी, ये आपका देखिए श्रेणी क्या होता है, तो पर्वतों का लंबा श्रृंखला को हम लोग श्रेणी बोलते हैं। तो ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है, ये आपका धौलाधार श्रेणी, ये आपका मसूरी श्रेणी। ठीक है, मसूरी श्रेणी, ये आपका महाभारत श्रेणी, ये आपका नागटिबा श्रेणी। कौन सा टिबा श्रेणी, नागटिबा। तो याद रखिएगा, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिबा, महाभारत। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत, नागटिबा। पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत, नागटिबा। ये आपका 4-5 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है,
पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, आपका महाभारत, नागटिवा। तो आप बोलिएगा कि इसको हरा हरा आपने क्यों किया है, तो इसके पीछे एक रीज़न है, ठीक है। कि देखिए, ये जो लघु या मध्य हिमालय है ना, ये आपका पूरा पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल यानी घूमने लायक जगह। यहीं पर आपका मसूरी उसूरी जितना दार्जिलिंग उर्जिलिंग आपका मिलेगा, फिर कुल्लू मनाली, ये सब जितना भी घूमने लायक जगह है वो यहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि ये जो पर्वत है ये तो बहुत ऊंचा ऊंचा, मैंने बताया कि 6 किलोमीटर तो इसका हाइटे है लगभग, सब एवरेज में देखा जाए तो इसमें तो पूरा बर्फ़े रहेगा। अब बर्फ़े कितना देखिएगा, एकदम अनस नहीं हो जाइएगा। सादे सादे पूरा दूर दूर तक देखिए तो जैसे समुद्र कैसे पूरा एकदम विशाल समुद्र रहता है, दूर दूर तक पानी रहता है। उसी तरीके से आपका बृहद हिमालय जाइएगा तो दूर दूर तक खाली बर्फ़े दिखेगा, तो उसमें उतना मज़ा थोड़ी ना आएगा। जब तक हम लोग का प्राकृतिक में पेड़ पौधा हरा भरा साफ़ सुथरा और बर्फ़ उर्फ सब मिला जुला के देखते तब ना मज़ा आता है। तो यही चीज़ है यहाँ पर। ये जो आपका लघु हिमालय है ना, इसमें क्या है कि गर्मी के समय क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि उतना ऊंचा पर्वत नहीं होने के कारण ऊपर वाला जो बर्फ़ है वो पिघलने लगता है। अब पिघलने से इतना खूबसूरत घास उगता है और इतना खूबसूरत खूबसूरत फूल वूल उगते हैं। आप सोचिए कहीं से बर्फ़ एकदम पिघलेगा तो कितना साफ़ सुथरा रहेगा। देखिए हाथे में अगर आप बर्फ़ लेते हैं या फिर हाथ में गल जाता है तो कितना साफ़ हो जाता है, मतलब लगता है कि अरे यह तो हमेशा एकदम उसी तरह साफ़ रहना चाहिए। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं वो इतने क्लीन और इतने हरे भरे होते हैं कि कहना नहीं। तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, जिस कारण से सभी लोग इस एरिया में घूमने जाते हैं। कुल्लू मनाली, आपका मसूरी, दार्जिलिंग, ये सभी, शिमला, तो ये सभी जगह घूमने जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि श्रेणियों के बारे में। पीर पंजाल श्रेणी, तो पीर पंजाल श्रेणी की क्या खास बात है, तो इसी में आपका है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, तो मैंने बताया कि पीर पंजाल श्रेणी, देखिए ये आपका बनिहाल दर्रा। देखिए ये है आपका जम्मू घाटी। जम्मू यहाँ पर शहर बसा हुआ है जो कि राजधानी है जम्मू, ठीक है। तो जम्मू से हमको श्रीनगर, मैंने बताया कि कश्मीर घाटी में श्रीनगर है, तो जम्मू से हमको श्रीनगर जाना है। तो हम लोग ये रास्ता से जाएंगे क्योंकि यही एगो आपका दर्रा है, ये है, तो ऐसे करके हम लोग जाएंगे। तो ये आपका है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, मैंने बताया कि ये आपका है बनिहाल दर्रा। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम लोग बनिहाल दर्रे के होके जाएंगे। कैसे जाएंगे, बनिहाल दर्रे को होकर जाएंगे, जो कि बहुत ही, ये देखिए इतनी छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये दर्रा वो दर्रा पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग मैप से क्लियर नहीं हो पाते, जिस कारण से हम लोग डायरेक्ट रट लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके से पढ़िएगा और मैप बनाइएगा आप भी, तो आपको बहुत ही बेहतरीन याद हो जाएगा। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम लोग बनिहाल दर्रा का यूज़ करते हैं, और बनिहाल दर्रा में ही आपका, देखिए जम्मू से श्रीनगर जाता है, जोड़ता है ये आपका रास्ता, और यहीं पर आपका जवाहर सुरंग है। ये आपका बनिहाल जो दर्रा है, इसी में आपका कौन सा सुरंग है, तो जवाहर सुरंग बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं तो पीर पंजाल श्रेणी, ये सभी जो हैं, तो यहीं पर आपका एक घास होता है। यहाँ पर एक घास जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे कश्मीर घाटी के लोग गुलमर्ग या सोनमर्ग बोलते हैं। यहाँ पर जो कश्मीर घाटी, यहाँ पर जो पूरा घास उस उगता है ना, पूरा लंबा लंबा एकदम घास उगता है, पर्यटक स्थल, चारगाह जिसे बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ के लोग जो है उस घास को क्या बोलते हैं, तो गुलमर्ग या सोनमर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुलमर्ग या सोनमर्ग बोलते हैं। और उत्तराखंड, ये आपका हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड के लोग जो हैं वो इसे बुग्याल या प्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्यार बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा कि आपका जो ये है, यहाँ पर जो घास होता है, तो कश्मीर घाटी के लोग, यहाँ के कश्मीर घाटी के लोग क्या बोलते हैं, तो गुलमर्ग या सोनमर्ग, और ये आपका उत्तराखंड वाले लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, इसे बुग्याल या प्यार बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कश्मीर घाटी की, ठीक है। कश्मीर घाटी ये आपका है। तो कश्मीर घाटी जो है ये आपका पीर पंजाल और बृहद हिमालय का बीच में ये पाया जाता है। तो देखिए ये मैंने बताया था कि ये पीर पंजाल श्रेणी है, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है। ये आपका मैंने पूरा बताया कि बृहद हिमालय का हिस्सा है। तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में ही आपका क्या है, कश्मीर घाटी पाया जाता है, ठीक है। फिर आपका देखिए कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी। तो घाटी मैंने बताया कि पहाड़ के बीच के जो बीच वाले स्पेस जहाँ शहर वर बसाया जा सकता है वो घाटी होता है, और घूमने लायक जगह भी होता है। तो ये आपका है, देखिए कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी यहाँ पर है, जो कि आपका धौलाधार और आपका बृहद हिमालय के बीच में आपका पाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए मैप को पूरा दिमाग में घुसा के रखिए कि एकदम
कुल्लू घाटी बोले तो हमको दिमाग में ये याद आ जाना चाहिए कि हाँ वो कहाँ पर था। ठीक है, फिर उसके बाद है तो ये आपका धौलाधार और आपका बृहद हिमालय का बीच में आपका कुल्लू एवं कांगड़ा घाटी पाया जाता है। इसी इलाके में आपका गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सभी पाए जाते हैं। ये आपका जो इलाका है उत्तराखंड वाला, यहीं पर आपका गंगोत्री से गंगा नदी निकलता है, आपका यमुनोत्री से यमुना नदी निकलता है, फिर आपका केदारनाथ मंदिर है, फिर आपका बद्रीनाथ, केदारनाथ से आपका फिर बद्रीनाथ से आपका अलकनंदा नदी निकलता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो मैंने नदी के चैप्टर में बताया और इतने बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया कि आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत चीज़ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है जो कि आपका एक एक नदी इस प्रकार क्लियर हो जाएगा कि कहना नहीं। तो ये तो हो गया, बद्रीनाथ हो गया। तो यहीं पर आपका सब जितने भी पर्वत हैं आपका तो फिर से मैं बता देता हूँ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही इलाका में आपको मिलेगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं तो शिवालिक या निम्न हिमालय। तो देखिए ये जो ब्लू और ब्लैक मैंने दिया है ये आपका शिवालिक और निम्न हिमालय है। तो शिवालिक और निम्न हिमालय के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है, कौन सा भाग है? नवीनतम, यानी सबसे नया और सबसे मतलब कि छोटा बोल सकते हैं। ये आपका क्या होता है, जब अरुणाचल प्रदेश में जाता है तो ये आपका अलग अलग पहाड़ में बढ़ जाता है, जिस कारण से वहाँ के जो रहने वाले जनजाति हैं उसी के नाम पर वो पहाड़ का नाम रखा गया है। देखिए ये आपका जो सिपकिला दर्रा मतलब कि आपका शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका अरुणाचल प्रदेश, देखिए ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया। तो अरुणाचल प्रदेश में आके ये टूट जाता है, जिस कारण यहाँ पर अलग अलग बढ़ जाता है और यहाँ पर जो जनजाति रहते हैं उसी के नाम पर यहाँ पर जो पर्वत का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए डाफला जनजाति, ये आपका क्लियर दिख रहा होगा कि नहीं, आप लिख लीजिएगा। तो डाफला जनजाति यहाँ पाया जाता है, यहाँ पर मीरी जनजाति पाया जाता है, यहाँ अबोर जनजाति पाया जाता है, अबोर जनजाति, और यहाँ मिसमी जनजाति पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि शिवालिक जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो यहाँ पर 4 आपके पहाड़ में बढ़ जाता है, जिससे डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी यहाँ के जो जनजातियाँ हैं उसके नाम पर अपने अपने पर्वत का नाम रखा गया है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं हम लोग। शिवालिक और लघु हिमालय जो है के बीच की जो घाटियां हैं तो आपका काठमांडू घाटी। तो देखिए ये हो गया आपका शिवालिक वाला एरिया और ये हो गया लघु या मध्य हिमालय जिसको बोलते हैं। तो यहीं पर है आपका देखिए काठमांडू घाटी। ये कौन सा घाटी है? तो काठमांडू घाटी है। ठीक है, तो काठमांडू घाटी जो कि आपका नेपाल में पड़ता है, काठमांडू जानते ही होंगे कि काठमांडू नेपाल में है। तो काठमांडू घाटी भी आपका शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में है। और यही जब ये आपका काठमांडू घाटी जो है इसको पश्चिम की ओर देहरादून और आपका हरिद्वार कहते हैं। मतलब कि यही जो काठमांडू घाटी है जब हम लोग का उत्तराखंड वाले एरिया में आता है तो यहीं पर आपका देहरादून और आपका हरिद्वार यही घाटी का ही हिस्सा एक बोला जाता है। यानी काठमांडू घाटी का पश्चिम में आपका कौन सा पर्वत मतलब कि घूमने उमने लायक जगह है और शहर वहर बसा हुआ है, तो हरिद्वार और आपका देहरादून। ठीक है, ये मैंने 2 को बूंदा बूंदा मैंने दिया है क्योंकि जगह का अभाव के कारण छोटा छोटा चीज़ों में बताया है। और साथ ही साथ मैं जूम करके ही दिखा रहा हूँ, मैं बोर्ड में नहीं बताया हूँ क्योंकि उतना जगह नहीं था और इस तरीके से साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलिए अब आगे हम लोग जाते हैं। तो यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। तो अरावली श्रेणी जो है ये आपका राजस्थान में पड़ता है। देखिए ये आपका अरावली श्रेणी है और ये आपका राजस्थान का एरिया है। ठीक है, ये कौन सा एरिया है? राजस्थान का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह सबसे प्राचीन पर्वत है। तो अगर पूरा विश्व में बोला जाए ना तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो वही आपका अरावली श्रेणी। कौन सा है? अरावली श्रेणी। तो देखिए कोई भी अगर मिट्टी के घर या पक्का का घर होता है तो वो शुरू में आपका नया रहता है और फिर एक समय बहुत साल होने के बाद क्या होता है कि वो उसका मजबूती टूटने लगता है, जिस कारण से वो झड़ने लगता है। तो झड़ के वो गिरने लगता है। उसी प्रकार ये जो आपका अरावली श्रेणी है ये इतना करोड़ों साल पहले है, पुराना है कि इसका जो मिट्टी है ना वो मजबूती ख़त्म हो गया और ये झरने लगा है। मतलब अपने आप गिरता है इसका जो भरभरा के।
ठीक है। तो ये आपका अरावली श्रेणी जो है वो इतना पुराना है, यानी सबसे पुराना, ठीक है। और इसी का सबसे ऊपर सबसे ऊंचा जो शिखर है, यानी इसी का सबसे ऊंचा शिखर जो कि माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, ये आप जानते ही होंगे। तो गुरु शिखर जो कि आपका 722 मीटर है। तो ये आपका जो श्रेणी है ना, उसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है, उसका मतलब ऊपर का जो शिखर है उसका क्या नाम है, तो गुरु शिखर। कौन सा शिखर है, गुरु शिखर। देखिए सबसे पुराना है तो वही गुरु रहेगा ना, तो गुरु शिखर आपका उसका नाम है, जो कि आपका 722 मीटर उसका हाइट है। कितना है, 722, जो कि अरावली श्रेणी का सबसे ऊपर का शिखर जो है वो आपका गुरु शिखर है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो इसके पश्चिम की ओर से अरावली जो श्रेणी है उसके पश्चिम की ओर से माही नदी, यानी पश्चिम आपका देखिए ये आपका इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो पश्चिम की ओर से यहाँ पर आपका माही नदी यहाँ पर आके आपका गिरता है, ठीक है। माही नदी के बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से मैंने बताया है, जो कि आपका कौन कौन से नदी से मिलकर बनता है, कौन कहाँ से निकलता है, उस जो तालाब है उसका क्या नाम है, वो सभी चीज़ों को मैं बहुत ही विस्तार से मैंने बताया है। और एक एक नदी को फिर से मैं रिवाइज इसको करवा दे रहा हूँ कि माही नदी जो कि इस तरह का या इधर जाके गिरता है, ठीक है, पश्चिम की ओर आपका गिरती है। फिर आपका लूनी नदी जो है वो आपका पश्चिम की ओर ही बहती है। देखिए लूनी नदी यहाँ पर आके गिर जाता है, माही नदी यहाँ पर आके गिर जाता है। ये आपका पड़ता है कच्छ का रण। कच्छ का रण लूनी नदी जो कि आपका लुप्त हो जाती है, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो आपका नदी लुप्त हो जाती है। ये आपका दलदली एरिया है, यहीं पर आके लुप्त हो जाती है। उसके बाद है पूरब में बनास नदी निकलती है। तो ये आपका पूरब है, तो यहाँ पर आपका बनास नदी निकलता है, जो कि चंबल जो नदी है उसी का ये सहायक नदी है, बनास नदी, जो कि इस साइड निकलता है। और यहाँ से आपका चंबल नदी निकलता है, जो कि आपका यमुना नदी में आके मिल जाता है। तो वो सभी चीज़ों को मैंने बताया है बहुत ही विस्तार से, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग विंध्याचल श्रेणी। तो विंध्याचल श्रेणी देखिए आपका ये विंध्याचल श्रेणी है। तो ये इसका विस्तार कहाँ पर है, तो देखिए राजस्थान का थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा आपका पड़ता है, फिर आपका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा पड़ता है, ठीक है। और ये आपका कहीं झारखंड में भी आपका जाके पहुंचता है। तो यानी कि जो विंध्याचल श्रेणी है वो दक्षिण पूर्व राजस्थान में, मध्य प्रदेश और झारखंड तक का विस्तार ये आपका विंध्याचल श्रेणी का है। ये आपका हो गया झारखंड, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, और ये आपका झारखंड में। तो यहाँ तक विस्तार इसका है। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला, वो आगे जाकर इसे कैमूर नाम दिया गया। देखिए ये जो पर्वतमाला है विंध्याचल पर्वतमाला, जब ये आपका आगे जाके टूट के मतलब कि पर्वत खड़ा खड़ा भाग है, तो उसको बोलते हैं कैमूर पर्वत। कौन सा बोलते हैं, कैमूर पर्वत, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैमूर पर्वत। फिर उसके बाद है ये आपका जब झारखंड में आता है तो इसे बोलते हैं पारसनाथ। पारसनाथ जो है वो आपका छोटा नागपुर का ही हिस्सा है। तो पारसनाथ जो है आपका छोटा नागपुर का पठार जो है उसी का हिस्सा है। और इसे भारत का रूर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत खनिज उनिज बहुत सारी चीज़ों को पाया जाता है। खास करके कोयला जो है इतना प्रचुर मात्रा में है कि कहना नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका विंध्याचल श्रेणी हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कौन सा श्रेणी, तो सतपुड़ा की श्रेणी। कौन सा श्रेणी, सतपुड़ा की श्रेणी, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। तो देखिए आपका सतपुड़ा जो है वो आपका श्रेणी मध्य प्रदेश में। और देखिए यही आपका इतना ये श्रेणी जो है पूरा लंबा है, और ये सतपुड़ा श्रेणी, और यही जब आगे जाता है तो आपका महादेव श्रेणी बनता है, और यही फिर आगे जाके मैकाल श्रेणी, मैकाल पर्वत बनता है। तो यानी सतपुड़ा श्रेणी, आपका सतपुड़ा पर्वत, आपका महादेव पर्वत और आपका मैकाल पर्वत, ठीक है। अब जब सतपुड़ा पर्वत जब आगे जाके आपका महादेव पर्वत बनता है, और महादेव पर्वत का सबसे ऊपर का जो शिखर है उसको क्या नाम दिया गया है, तो धूपगढ़ी। यानी जितना भी जैसे पर्वत होता है, मान लीजिए कि ये पर्वत है, यानी कि ये आपका ढेर सारा है, अब इसमें सबसे ऊंचा एगो ऐसे करके है, तो इसका नाम दे दिया जाता है, जिसे आपका महादेव पर्वत हो, ये आपका धूपगढ़ी इसका नाम रखा गया है। उसी तरह अमरकंटक जो है, देखिए इसके बारे में मैं देखता हूँ, तो ये आपका मैकाल पर्वत है। तो मैकाल पर्वत का सबसे ऊंचा जो बिंदु है, शिखर है, वो आपका अमरकंटक है। और अमरकंटक से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशाओं की ओर निकलती है। देखिए ऊपर में जो जाता है वो आपका सोन नदी है, ऊपर में आपका जो कि बिहार में आके और गंगा नदी में मिल जाता है, जो कि पटना के बगल में, ठीक है। फिर आपका इधर जो है पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है।
तो यानी अमरकंटक से उत्तर की ओर आपका कौन सा नदी, तो सोन नदी, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, और ये आपका दक्षिण की ओर जो है वो आपका महानदी निकलती है। महानदी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको उड़ीसा में बहती है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में आपका सबसे लंबा जो बांध है वो आपका हीराकुंड बांध, जो कि आपका महानदी में ही है। अब वो मैंने नदी का चैप्टर में मैंने बताया भी है, और उम्मीद है कि आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैंने बता रहा था कि सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये आपका ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। ये आपका कौन से चट्टानों से बना हुआ है, अवसादी चट्टान जिसे बोलते हैं। तो ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी होता है ना, फूटता है, फूटने के बाद क्या होता है कि वो बहता है और वही फिर वो सूख ठंडा जाता है, तो वो पर एक चट्टान बन जाता है। चट्टान उसी को बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो वह आपका ज्वालामुखी चट्टान से बना हुआ है। सतपुड़ा जब आगे जाता है तो ये आपको महादेव पर्वत होता है, और फिर उसके बाद मैकाल पर्वत जो है, यही सतपुड़ा जब आगे जाता है तो ये आपका महादेव पर्वत बनता है, फिर मैकाल पर्वत बनता है। महादेव का सबसे ऊंचा शिखर है वो आपका धूपगढ़ी, और मैकाल का सबसे ऊपर जो शिखर है वो अमरकंटक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपका नर्मदा ताप्ती नदी से घिरा हुआ जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, वो आपका नर्मदा और ताप्ती से घिरा हुआ है। यानी कि ये जो सतपुड़ा श्रेणी है, इसके ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में आपका कौन सा नदी बहता है, तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैंने बताया कि आपका अमरकंटक से निकल के ऐसे ऐसे करते हुए और यहाँ पर जाता है। ये मैंने भी नदी वाले चैप्टर में बताया है। ठीक है, तो ये आपका नदी इस तरीके से जाता है ऊपर से, और यहाँ से आपका निकलता है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो कि इस प्रकार इधर से नीचे आपका जाते हुए और अरब सागर में गिर जाता है। ये दो नदियां जो है अमरकंटक से जो नर्मदा नदी निकलती है, और ये आपका सतपुड़ा रेंज के बगल से ही आपका ताप्ती नदी निकलती है। ये दो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती है। बड़ी बड़ी में बात करें तो छोटी छोटी और भी हैं, जैसे पेरियार नदी है, आपका लूनी है, और आपका माही नदी है। ये सभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि अरब सागर में गिरते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसी के बगल में देखिए आपका अजंता गुफा भी, आपका अजंता पर्वत जो है वो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और यहीं पर आपका बसा हुआ है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो महादेव पर्वत जो है उसी का सबसे ऊपर का जो शिखर है उसको धूपगढ़ी बोलते हैं, और मैकाल का सबसे ऊपर का जो चोटी है उसको अमरकंटक बोलते हैं। और इसी अमरकंटक से आपका उत्तर से सोन नदी निकलता है, दक्षिण से महानदी, और पश्चिम से आपका नर्मदा नदी निकलता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखिए उसके बाद इधर वाला हम लोग पर्वत आ जाते हैं। देखिए ये जो है एरिया वो आपका पश्चिमी घाट है। ये आपका जो है ना, ये क्या है आपका पश्चिमी घाट, और ये है आपका पूर्वी घाट। ये कौन सा घाट है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। देखिए ये जो आपका, देखिए ये वाला एरिया है ना, ये आपका है पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये आपका है पूर्वी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट, इसी में बहुत सारे पहाड़, छोटे छोटे बहुत सारे पहाड़ हैं, जिसमें जो ऊंचा ऊंचा पहाड़ है उसका मैंने नाम लिखा है। तो ये आपका हो गया कौन सा पहाड़ हो गया, तो कलसूबाई। कौन सा पहाड़ हो गया, कलसूबाई। फिर है आपका महाबलेश्वर। कौन सा है, महाबलेश्वर। उसके बाद है आपका, देखिए महाबलेश्वर का खास बात क्या है, तो महाबलेश्वर से ही आपका कृष्णा नदी निकलती है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो महाबलेश्वर ये आपका याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर कलसूबाई के बगल में ही आपका नासिक है, नासिक के बगल में ही, मतलब नासिक में ही आपका त्रियंबक की पहाड़ी है, और त्रियंबक की पहाड़ी से आपका गोदावरी नदी निकलता है, और यहाँ आपका महाबलेश्वर से आपका कौन सा नदी निकलता है, तो आपका कृष्णा नदी निकलता है। उसी के बाद देखिए ये आपका है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी। ब्रह्मगिरी के पहाड़ी जो है इसमें से कावेरी नदी निकलता है, इसीलिए मैंने ये पहाड़ों को लिखा है, क्योंकि आपका इससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पहाड़ी निकलता है, तो कावेरी निकलता है। फिर उसके बाद है, देखिए ये हो गया आपका केंद्रमुख की पहाड़ी, केंद्रमुख की पहाड़ी, और ये आपका नीलगिरी की पहाड़ी। तो और फिर यहाँ पर देखिए ये आपका है महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ये आपका नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई जो कि आपका, ये आपका कौन सा एरिया है, तो ये आपका
आंध्र प्रदेश वाला एरिया आपको पड़ता है। ठीक है, ये आपका हो गया तेलंगाना, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपका नल्ला मलाई जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, और फिर उसके बाद है जावदी और सेवराय। तो महेंद्रगिरी, नल्ला मलाई, जावदी, सेवराई ये सभी जो है पूर्वी घाट के हिस्से हैं, और कलसूबाई, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी, केंद्रमुख ये आपका पश्चिम घाट के हिस्से हैं। ये दोनों घाट जो हैं वो आपका यहाँ पर आके मिल जाता है, और यहाँ मिलता है जो कि कौन सा पर्वत पर आके मिल जाता है, तो नीलगिरी जो पर्वत है उसी में आपका आके मिल जाता है। कौन सा, तो नीलगिरी जो पर्वत है, इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। ठीक है, तो नीलगिरी जो पर्वत है वहीं पर आके आपको मिल जाता है। और नीलगिरी जो कि इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत का, ये आपका पूरा दक्षिण भारत का अगर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत बोला जाए तो इसी में है आपका नीलगिरी में ही डोडा बेटा जो है, डोडा बेटा जो कि ऊपर का शिखर है जिसका हाइट जो है वो 2637 मीटर है, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा, डोडा बेटा जो कि नीलगिरी में है, और नीलगिरी में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में देख रहे होंगे कि मिल जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नीचे 2-3 गो पहाड़ी है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो नीलगिरी में आके मिल गया पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट की नदियाँ में मतलब कि पहाड़ों में मैंने बता दिया, और पूर्वी घाट को भी मैंने बता दिया। उसके बाद नीचे आता है आपका अन्नामलाई। अन्नामलाई वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा, क्योंकि ये तो दूसरा है तो सबसे ऊंचा तो कोई ना कोई तो होगा ना, तो अन्नामलाई जो है उसी का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है अनाईमुड़ी। कौन सा है, अनाईमुड़ी। तो उसी में जो अनाईमुड़ी है उसी का हाइट है आपका 2696। ये देखिए, ये दूसरा था आपका 2637, ये पहला आपका 2696, यानी कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो अनाईमुड़ी है। वो किस में है, तो आपका अन्नामलाई में ही अनाईमुड़ी ऊपर का शिखर है जो कि 2696 मीटर है। और नीलगिरी जो है उसी का सबसे ऊंचा शिखर डोडा बेटा है जो कि दूसरा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है जो कि 2637 मीटर है। उसी के जस्ट नीचे आ जाता है आपका, देखिए कौन सा पहाड़ी, तो कार्डमम की पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। ठीक है, उसके जस्ट नीचे है आपका महेंद्रगिरी की पहाड़ी। देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ी मैंने यहाँ भी बताया था, और महेंद्रगिरी की पहाड़ी यहाँ भी बताया था, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, दो गो भी पहाड़ी मतलब दो पहाड़ का एक नाम भी हो सकता है। तो याद रखिएगा कि मतलब कि पूरा भारत का सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है उसका कौन सा क्या नाम है, महेंद्रगिरी। कौन सा नाम है, तो महेंद्रगिरी है। और ये आपका महेंद्रगिरी यहाँ भी है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ तक हो गया आपका पहाड़ी उड़ी क्लियर। अब उसके बाद एक चीज़ इधर वाला मैंने बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपका है मेघालय। कौन सा है, मेघालय जो कि सबसे ज़्यादा पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश यही मेघालय में एक मासिन राम नाम का एक जगह है जो कि पूरा विश्व का सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होता है, मेघालय में ही। तो यहीं पर आपका पहाड़ है 3 गो, जो कि मैंने बताया था कि अगर पहाड़ अलग अलग हो और वहाँ पर जनजाति जो रहता है तो उसी के नाम पर वो पहाड़ का नाम रखा जाता है। तो ये पहाड़ 3 गो है, उसका अलग अलग नाम है, जिसमें देखिए यहाँ पर गारो जनजाति पाया जाता है, यहाँ खासी जनजाति पाया जाता है, यहाँ जनजाति पाया जाता है, जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है वो आपका मेघालय में पाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका भारत और म्यांमार। देखिए ये वाला एरिया आपका पड़ जाता है म्यांमार वाला। ठीक है, ये पूरी आपका म्यांमार है। तो भारत और म्यांमार के बीच में जो पटकाई बूम की पहाड़ी है वो भारत और म्यांमार को अलग करती है। उसके बाद देखिए ये आपका है नागालैंड। तो नागालैंड में आपका नागा पहाड़ी है। फिर उसके बाद देखिए मणिपुर, नाग के बाद मणि आता है तो नागालैंड के बाद मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में ही आपका तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा बहुत बार पूछा गया है, मणिपुर में ही है। उसके बाद है आपका मिजोरम में आपका लुसाई की पहाड़ी भी बहुत बार पूछा गया है कि लुसाई की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपका मिजोरम में। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ कि देखें ये जो है आपका यहाँ पर एक पर्वत है राकापोसी। कौन सा है, राकापोसी। और राकापोसी जो कि इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली यानी सबसे ज़्यादा खड़ा ढलान वाला जो पहाड़ है वो कौन सा है, राकापोसी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक गुजरात में पहाड़ है जो कि गिर नाम है। गिर जो कि गुजरात में आप जानते ही होंगे, यहाँ पर एशियाई शेर बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर आपका गुजरात में ही पाया जाता है गिर पर्वत।
ठीक है। यहाँ पर मंदिर भी है एक, जो कि काफ़ी, अभी यहाँ पर ये आपका कलसूबाई जो है, यहीं पर आपका कलसूबाई माता नाम का मंदिर है, जो कि काफ़ी सुंदर जगह है। आप यूट्यूब में देखिएगा तो ड्रोन से रिकॉर्डिंग किया गया है, बहुत सुंदर देखने में लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सभी चीज़ों को। अब इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, जो कि देखिए, तो मैं यहाँ रिवाइज़ करवा देता हूँ कि नीलगिरी जो पर्वत है, यहीं पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आके मिल जाता है। ये जो नीलगिरी पर्वत है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिल जा रहा है। ठीक है, हाँ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके नीलगिरी पर्वत में मिल जा रहा है। इसी में सबसे ऊंचा, सर यहाँ पर दूसरा मैंने लिखना छोड़ दिया, तो दूसरा सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो आपका डोडा बेटा है। 2637 जो मीटर है इसका ऊंचाई, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी। अच्छा, यहाँ तो दूसरा लिखा हुआ है ये, तो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे जो ऊंचा चोटी है वो आपका डोडा बेटा है, जो कि 2637 मीटर है। और उसके बाद है अन्नामलाई, जो कि अन्नामलाई मैंने बताया कि जस्ट नीचे में यहाँ पर आपका अन्नामलाई है। उसके बाद है कार्डमम की पहाड़ी। तो अन्नामलाई में ही आपका अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी, जो कि 2696 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, उसके बाद कुछ दर्रा और बचा हुआ है, जिसमें थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, पाल घाट दर्रा और सेनकोटा। तो ये 4 चीज़ों को आपको मैं बताता हूँ। तो थाल घाट दर्रा जो है वो नासिक से, अगर आप मुंबई जाइएगा, देखिए ये आपका नासिक, ये थाल घाट दर्रा है, यानी कि पहाड़ों के, मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं और उसी का बीच में जो रास्ता बनाया गया है, तो वही आपका नासिक से अगर आपको मुंबई जाना है तो यही आपका थाल घाट दर्रा से ही आपका ट्रेन से जाइएगा ना, तो बहुत देखिएगा किनारे किनारे इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ और वहाँ पर झरना रहेगा कि उसका व्यू भी आप देख सकते हैं। बहुत सारा लड़का ब्लॉगिंग भी बनाया गया है थाल घाट दर्रा को, उसको एक और नाम से जाना जाता है, थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कि वहाँ पर लोकल वाले बोलते हैं। ठीक है, तो नासिक से अगर आप मुंबई जाइएगा तो आपका थाल घाट दर्रा से जाना होगा। भोर घाट दर्रा, जो कि मुंबई से पुणे अगर जाइएगा, देखिए भोर घाट दर्रा ये है, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये आपका मुंबई से आपका पुणे जाइएगा तो आपका भोर घाट दर्रा से ही जाइएगा। ठीक है, उसके बाद है पाल घाट दर्रा। देखिए पाल घाट दर्रा, जो कि कोयम्बटूर से कोचीन जाइएगा, तो आपका कोयम्बटूर से कोचीन जाइएगा तो यही आपका पाल घाट दर्रा से जाइएगा। उसके बाद है आपका सेनकोटा, सेनकोटा जो कि तिरुवनंतपुरम से मदुरै, तिरुवनंतपुरम से अगर आप मदुरै जाइएगा तो ये आपका सेनकोटा जो दर्रा है वहीं से आपका जाना होगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और साथ ही साथ समझ में भी आया होगा। और आप इस मैप को आप एक मैप ले लीजिएगा, जो कि ये 2 रुपये में आपको मैप मिलता है, और इसमें आप मेरे जो बताए गए चीज़ों को आप नोट करके और इस तरीके से चित्र बना के आप बहुत ही अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे।